नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार। दिन के 8 बजने के साथ ही देखिए वक्त हो गया सुर्खियां अखबार की का, जिसके जरिए तमाम खास सुर्खियों को हम आप तक पहुंचाते हैं, जो कि कल की बड़ी सुर्खियां नहीं, जो आज नई सुर्खियां बनेगी, बड़ी सुर्खियां बनेगी। उन तमाम खबरों को बहुत सरल भाषा में हम आप तक पहुंचाते हैं। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे शुरुआत। भारत कुवैत रणनीतिक साझेदारी की राह पर बढ़े हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। ये अमर उजाला, एनबीटी सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगा दी। तो पीएम नरेंद्र मोदी कुवैत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद देर रात दिल्ली के आईएफएस पालम एयरपोर्ट पहुंचे। ये 43 सालों में किसी भी भारतीय पीएम की पहली कुवैत यात्रा थी। कुवैत के अमीर शेख मेशवाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर पीएम मोदी वहां पहुंचे थे। उन्होंने कुवैत में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और भारत कुवैत संबंधों को और गहरा करने के लिए वहां के राष्ट्राध्यक्ष संग बैठक भी की। बिल्कुल, देखिए भारत कुवैत रणनीतिक साझेदारी की राह पर बढ़े हैं और रक्षा क्षेत्र में सहयोग करेंगे। तस्वीर बाकायदा छापी गई है। साथ साथ ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो मिला है। कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने कुवैत सिटी में प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया है। ये सम्मान का नाम है। पीएम को सम्मान द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने के लिए दिया गया है। विभिन्न देशों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्होंने इसे भारत के 1.4 अरब लोगों को कुवैत में बसे भारतीय समुदाय भारत कुवैत संबंधों को समर्पित कर दिया है। और इस बीच ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और अमीर शेख अल सबा जब मिले हैं तो इन दोनों की मौजूदगी में 4 अहम करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं। कुवैत के विजन में भारत की बड़ी भूमिका है, ये अमीर ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के दौरान अमीर शेख ने कहा है कि कुवैत के विकास में विशाल एवं जीवंत भारतीय समुदाय के योगदान को उन्होंने सराहा है। अमीर ने कुवैत विजन 2035 साकार करने की दिशा में भारत की बड़ी भूमिका की उम्मीद जाहिर की है। और 4 करार जो है विस्तार से आपको बाद में बताएंगे। पहले मुख्य तौर पर बता रही थी, रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई है, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर बातचीत हुई है, खेल क्षेत्र को लेकर बात हुई है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी इन्हीं में से एक करार रहा। और देखिए आपको ये भी बता दें, कुवैत के जो अमीर मेशवाल हैं अल अहमद अल जबर, उन्होंने जिस तरीके 4 जिनका जिक्र किया है मोनिका ने भी, वो आपको पहुंचाते थे, जिसमें आपको बता दें कि फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, फिटनेस हो गया और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पे उनके सहयोग, आपसी साझेदारी कैसे मजबूत हो, कैसे आपसी सामंजस्य स्थापित करके हम इन क्षेत्रों को और आगे ले जा सकते हैं, इस पर विचार किया गया, इस पर बात बनी। आपको बताएं दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर भी सहमति हुई। इसके अलावा कुवैत के प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना होते समय पीएम मोदी को हवाई अड्डे पर भी छोड़ने आए। वाकई में ये बहुत अच्छा एक मैसेज थ्रू होता है। और देखिए ये बड़ी बात है कि 43 साल के बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के दौरे पर रवाना हुआ हो। जाहिर सी बात है तमाम खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश में भारत लगातार जुटा हुआ है। और यदि हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं तो कई इंटरनेशनल अवार्ड उनको मिल चुके हैं। ये 20 से 21वां अवार्ड है जो उनको इस बार मिला है और वाकई में कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसमें सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस और वामपंथियों ने त्रिपुरा को अंधकार में दिया है। देखिए लगातार इस तरह का जिक्र मोनिका किया जा रहा है। बिल्कुल, अंधकार दिया है, हमने अधिकार दिया है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह मिली है, नव भारत में भी इस खबर को छापा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाम दलों पर 35 साल के अपने शासन के दौरान त्रिपुरा को पिछड़ा राज्य बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सत्ता में आने के बाद ही यहाँ प्रगति हो पाई है। शाह ने विस्थापित ब्रू आदिवासियों के पुनर्वास वाले एक गांव का दौरा करने के बाद यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कम्युनिस्ट शासन के दौरान त्रिपुरा विकास के सभी मानदंडों पर पीछे रह गया था, लेकिन अब प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि 35 साल तक कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा पर शासन किया है और कम्युनिस्टों ने दावा किया कि उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है। कांग्रेस ने भी काफी समय तक त्रिपुरा पर शासन किया, लेकिन राज्य के लोग हमेशा गरीब रहे, जबकि भाजपा जब सत्ता में आई है तो विकास हुआ है। देखिए तमाम बड़ी बातें कहीं सीधे सीधे अमित शाह ने निशाना साधा है कांग्रेस पर और वामपंथियों पर। कहा कि देखिए वामपंथी और कांग्रेस ने सभी ने ही त्रिपुरा को लूटा है, त्रिपुरा के लिए विकास के जो पथ हैं वो नहीं खोले हैं। इस बीच कहा गृहमंत्री ने कहा दयनीय स्थिति में डूब रहे ब्रू रियांग समुदाय के 38,000 लोगों को सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे।
तो 26 वर्षों के बाद 2023 में डाले गए थे वोट। देखिए, त्रिपुरा के राहत शिविर में रहने वाले ब्रू जनजाति के लोगों को फरवरी 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 26 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद मतदान का अधिकार मिला था। तो ब्रू राजनीतिक मूलतः मिजोरम के रहने वाली हैं। तो देखा, उन्होंने कहा था कि देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको भी यहाँ पर रोक दिया गया। ये लगातार आपको बता दें, अमित शाह इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, त्रिपुरा में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में वामपंथी दलों ने लगभग 35 साल तक शासन किया और इसके पहले कांग्रेस का शासन भी रहा था, लेकिन राज्य के विकास पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों दलों ने इस राज्य को अंधकार दिया। हमने अधिकार देने की कोशिश की, आपने अंधकार दिया, तो बीजेपी अधिकार देने की कोशिश करी है। शाह ने कहा, ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की दुर्दशा के बारे में कभी आपने चिंता नहीं की। भाजपा सरकार आने पर 38,000 लोगों को पुनर्वास किया गया, शिक्षा, स्वच्छ पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई। ये यहाँ की सूरत एकदम अब बदल चुकी है। यानी कि आपने 35 साल तक कह सकते हैं कि वामपंथी रहे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे समुदाय थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको आपने वोट देने के अधिकार से ही वंचित कर रखा था, और ये अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने मैसर करवाया है। बिल्कुल। और देखिए, इसके साथ साथ अमित शाह ने, गृह मंत्री ने इस बात का भी जिक्र कि जब 2017 में मैं यहाँ पर पहुंचा था तो यहाँ पर यह आलम था कि मात्र 11 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली थी। फिर धीरे धीरे हमने ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर काम किया, ग्राउंड जीरो पर जाकर काम किया, लोगों को समझाया, और अभी ये स्थिति है कि बहुत सारे लोग जो है वो लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो संगठन के लिहाज से भी अमित शाह ने कहा कि पहले से अब तक कितनी बेहतरी हुई है। इसके साथ साथ ये भी बताया कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो यहाँ के लोगों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ के लोग जिस तरह से पिछड़े हुए थे वो अब आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं त्रिपुरा में प्रगति हो रही, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ था, ना लोगों की बेहतरी के लिए, ना उनके रोजगार के लिए, ना उनकी शिक्षा के लिए। लेकिन अब लगातार यहाँ पर जो काम हो रहे हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए हो रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संसद चलाने के लिए तय हो जवाबदेही, ये धनखड़ ने कहा है। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस है, जनसत्ता में भी इसे छापा गया है। तो देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और इसी को लेकर राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। कहा कि जनता को ये सोचने पर मजबूर नहीं होना चाहिए कि उन्हें सांसदों को संसद में क्यों भेजा था। धनखड़ ने जोर देते हुए कहा कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए अभिव्यक्ति और संवाद का समान रूप से महत्वपूर्ण होना जरूरी है और ये दोनों पक्षों की जिम्मेवारी बनती है। सांसदों से जवाबदेही की अपील करते हुए राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, उपराष्ट्रपति कहा कि कोई गलती न करे, मैं सांसदों की बात कर रहा हूँ, लोग अब अव्यवस्था को ही व्यवस्था के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो संसद में लगातार हंगामे पर नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे थे, और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सदन का काम प्रभावित ना हो, इसलिए सांसदों की जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हर विचारशील भारतीय अपने दिमाग को खंगाले और उन्हें जवाबदेह ठहराए जिन पर दायित्व है। इससे वो सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर जनता ने उन्हें संसद में क्यों भेजा है। लगातार इस बात का जिक्र हम भी करते रहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है कृषि, ग्रामीण विकास, पत्रकारिता में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 प्रदान करे थे, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो देखिए, उन्होंने कहा कि कृषि ग्रामीण विकास की रीढ़ है, जब तक कृषि का विकास नहीं होगा विकसित राष्ट्र एक दूर का सपना ही बना रहेगा। इस मौके पर उन्होंने नीरजा चौधरी को व्यवहारिक पत्रकारिता के प्रति समर्पण के लिए जो है पुरस्कार दिया है, और भी बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने दिए। लेकिन जो एक अहम बात उन्होंने जिसका जिक्र किया वो ये कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में आपने देखा कि लगातार पहले दिन से ही ये हंगामे की भेंट चढ़ रहा था, लगातार विपक्ष का हो हल्ला, प्रदर्शन, और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करने लगा, उनकी तरफ से भी हो हल्ला हुआ। कुल मिलाकर जो स्थिति थी वो ये कि शीतकालीन सत्र में जो काम होना चाहिए था वो काम उस तरह से नहीं हो पाया। इसके बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, यहाँ तक कि हमने हिंसा की खबरें भी देखी, हमने फिजिकल स्ट्रगल भी देखा जब नेता विपक्ष राहुल गांधी पर यह आरोप लगा है। तो ये स्थिति ना हो, और जिन प्रतिनिधियों को जनता चुनकर संसद में भेजती है, ये समझती है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमारे लिए नीतियाँ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तमाम बिल पास होंगे जो जनता की बेहतरी के लिए होंगे, ये वही काम करें, इसके उलट ना करें, क्योंकि ये इसी काम के लिए यहाँ पर भेजे जा रहे हैं।
जैसे कि नॉर्मली एक इंसान कहीं अपने ऑफिस में जाकर काम करता है, उसकी जवाबदेही तय होती है, ऐसे इन सांसदों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इस बात का ख्याल सांसदों को भी होना चाहिए और आम जनता भी इसके लिए जागरूक हो। और ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। जाहिर सी बात है, इस तरह की बातें ज़रूर होती है मोनिका, दिलचस्प ये है, लेकिन उन बातों पर कोई अमल नहीं होता। और हम पहले भी कह रहे थे और हमेशा जब सब सत्र चल रहा था और जब जब हंगामा होता है, हम यही बात कहते हैं कि देखिए, एक सत्र आहूत होता है तो इसमें जनता की गाढ़ी कमाई लगती है। अब जनता की गाढ़ी कमाई के साथ साथ एक उम्मीद होती है, जनता को अपने सांसदों से, अपने जनप्रतिनिधियों से एक उम्मीद होती है कि आप जब सदन के भीतर दाखिल होंगे तो जाहिर सी बात है जनहित से जुड़े मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे। बात विपक्ष यदि हम करते हैं तो विपक्ष, देखिए, सीधे सीधे कहा जाता है कि विपक्ष जो होती है वो जनता की आवाज होती है और जनता की आवाज को आप तत्परता से, आप बेबाक तरीके से उठाइए, जिस पर कुछ बात बने, जिस पर कुछ विचार मंथन हो। लेकिन इस सत्र में, जो शीतकालीन सत्र था, उसमें होता कुछ भी नजर नहीं आया। अडानी से शुरू हुआ मुद्दा, आपने देखा अंबेडकर के बाद धक्का मुक्की कहां तक ये मुद्दा जा पहुंचा। और देखा जाए, जिन बेहतरीन मुद्दों पर, जिन खास मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिन पर विचार विमर्श होना चाहिए था, जिन पर पक्ष को विपक्ष को दोनों को साथ में आकर बातचीत करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं विपक्ष की बात अकेले नहीं कर रहा हूं, मैं सत्ता पक्ष की भी बात कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष के भी सांसदों को और विपक्ष के सांसदों को अब आगे भी सोचना चाहिए कि आप यहां आए हैं तो क्यों आए हैं, आपके आने का औचित्य आखिरकार क्या है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, अब बात मोहन भागवत की कर लेते हैं। धर्म के नाम पर उत्पीड़न और अत्याचार का कारण गलतफहमी और नासमझी है, ये मोहन भागवत ने कहा है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है, जनसत्ता में भी इसे छापा गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत और उन्होंने अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। संघ प्रमुख ने कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है, इसकी शिक्षा ठीक से दी जानी चाहिए। मोहन भागवत ने शताब्दी समारोह में कहा कि धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न, अत्याचार, गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी की वजह से होते हैं। धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी शिक्षा ठीक से दी जानी चाहिए। और वाकई में देखिए, मोहन भागवत ने इससे पहले, यानी कि हमें कह सकते हैं मोनिका, इस हफ्ते में, इससे पहले वाले हफ्ते में ये वाली बात कही थी कि देखिए, आप मंदिर मस्जिद कर रहे हैं और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं, हिंदूवादी चेहरा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे उन्हें कुठाराघात भी किया था। तो फिलहाल धर्म के नाम पर उत्पीड़न, अत्याचार का कारण गलतफहमी व नासमझी है, ये मोहन भागवत ने किया। मोहन भागवत के बारे में आपको पता होगा, आरएसएस के सरसंघ चालक है मोहन भागवत, जो हिंदुत्व के मुद्दे को बेबाकी के साथ उठाते हैं। लेकिन इस बार मोहन भागवत ने भी कहा है कि अयोध्या का मसला अलग था, आप अयोध्या को नजीर बनाकर तमाम मस्जिदों को खोदना शुरू कर देंगे तो ये कहाँ की समझदारी है, ये आप बताइए। इसके अलावा कहा कि धर्म का अनुचित अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। तो अजमेर दरगाह संभल में शाही मस्जिद विवाद पर दो टूक के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न की बात कर ली जाए, अत्याचार की बात की ली जाए, गलतफहमी और धर्म की नासमझी के कारण ही होते हैं। और महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम में शताब्दी समारोह चल रहा था। भागवत ने रविवार को कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है, इसकी शिक्षा उचित तरीके से दी जानी चाहिए, क्योंकि धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। दुनिया भर में धर्म के नाम पर जो भी उत्पीड़न हुए हैं, अत्याचार हुए, वास्तव में धर्म की नासमझी को लेकर हुए हैं। अच्छा, भारत को सलाह देने वालों पर भी निशाना उन्होंने साध दिया कि भागवत ने अल्पसंख्यक अधिकारों पर वैश्विक धारणाओं की आलोचना की। कहा कि भारत को अक्सर अपने अल्पसंख्यक मुद्दों का समाधान करने की सलाह दी जाती है, पर अब दुनिया अन्य देशों में अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली भयावह स्थिति को देख रही है। संघ प्रमुख ने कहा, हमारे देश के बाहर बहुत से लोगों का मानना है कि भारत के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। तो देखिए, एक तीर से कई निशाना साधने की और एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश मोहन भागवत ने की है। बिल्कुल, तो मोहन भागवत का जिक्र किया और अब आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, चूंकि विधानसभा चुनाव होने, तो महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना के लिए आज शुरू होगा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और बीजेपी ने इसे चुनावी जुमला भी बता दिया है। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है, दैनिक जागरण में भी छापा गया है। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना के लिए सोमवार से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। अब कार्यकर्ता इसके 5 लाभार्थियों का पंजीकरण घर घर
जाकर करवाएंगे। इसके पहले दिन आपको बता दें, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस काम को शुरू करेंगे। इसके बाद आप कार्यकर्ता घर घर जाकर दोनों योजनाओं के लिए पंजीकरण करवाएंगे। तो फिलहाल देखिए, महिला सम्मान राशि की बात हो, संजीवनी योजना की बात हो, तो पहले से ही कह दिया गया था कि देखिए जैसे इस योजना को लेकर सामने आए थे अरविंद केजरीवाल, कहा था कि बहुत जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और चुनाव के बाद हम सभी को जो वादा किया है उसका हक देंगे। तो फिलहाल देखिए, ये खबर मोनिका अब तक पहुंचा रही है। देखिए, स्क्रीन पर भी आप एक कटिंग देख रहे हैं, हेडलाइन देख रहे हैं, और एक अखबार मेरे हाथ में है। आम आदमी पार्टी आज से शुरू करेगी, आज से करेगी 2 योजनाओं के लिए पंजीकरण। अब ये सब क्यों हो रहा है, ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जाहिर है भरसक कोशिश की जाती है कि दिल्ली की जनता को लुभाया जाए, आम जनता को लुभाया जाए। अब चूँकि सत्ताधारी पार्टी है तो ऐसे में ये योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं, और जो पार्टियाँ विपक्ष में या फिर सत्ता में नहीं है वो जाहिर है वो सिर्फ वादे कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सोमवार से दिल्ली में जनता के लिए बड़ी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। पहली है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, दूसरी है संजीवनी योजना। तो एक योजना के जरिए 2100 रुपये जो है हर महीने मिलेंगे, और संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। अब दोनों ही दीपिका काफ़ी लोक लुभावन योजनाएं हैं, ये देखना होगा हालांकि जनता किस तरह से इसका फ़ायदा उठाना चाहती भी है नहीं। तो 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और पंजीकरण करेंगे। केजरीवाल ने बुजुर्ग लोगों और महिलाओं से अपील की है कि अपना मतदाता पहचान पत्र तैयार रखें। इन योजनाओं के लिए दिल्ली का मतदाता होना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 35-40 लाख महिलाओं और संजीवनी योजना के तहत 10-15 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलने का दावा किया है। तो शुरुआत इसकी कर दी है। और इस बीच देखिए, चूंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि पानी के बजाय शराब बांटना केजरीवाल की फितरत है। पंजाब की तरह दिल्ली में भी महिला सम्मान आम आदमी पार्टी की चुनावी घोषणा, ये बांसुरी स्वराज ने कहा है। बहरहाल इंटरेस्टिंग ये है कि योजना है तो बहुत दिलचस्प, और जनता अगर इसे पसंद करती है तो जनता को ये पता होगा कि अगर ये कंटिन्यू वो चाहेंगे रहना तो वोट उन्हें किसको देना है। यानी कि बहुत अच्छी सोचे समझी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ी कोशिश की गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है और मुमकिन है कि दिल्ली में बदलाव हो। अब इस योजना के अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा दाव चलती है। और देखिए, बहुत बड़ी बात है मोनिका, जिस तरीके से फ्री बिज का जिक्र किया गया था, और हमेशा देखा होगा आपने फ्री बिज को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है कि चाहे वो मुफ्त में बिजली की बात हो, आप जल की बात हो, आपने फ्री बिज दे दिया, लेकिन जो मूलभूत दिक्कतें हैं उनको, आपने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें आपने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया। चाहे वो देखिए यमुना में जल भराव की स्थिति हो, या फिर ड्रेनेज की जो सिस्टम है वो कितना ख़राब है, वो भी देखा था कि पानी भर गया था, वो भी रिहायशी पॉश एरियाज़ में, तब भी यहाँ पर सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि ये देखिए, आपको याद भी होगा कि किस तरीके से कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी ने अपने फ्री बिज कैंपेन की शुरुआत कर दी थी कि देखिए मुफ्त, जी हाँ, हम रेवड़ी बांट रहे हैं, और रेवड़ी बांट रहे हैं इसमें हम साफ तौर पे हमें कह रहे हैं कि रेवड़ी बांट जरूर रहे हैं और ये हम काम सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, ये जो 2 योजना है, इस योजना से आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि इन उम्मीदों को या इन उम्मीदों का प्रभाव जो जनता पे कितना पड़ पाता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम, बात करते हैं अवैध बांग्लादेशियों की। अवैध बांग्लादेशियों प्रवासियों के खिलाफ सत्यापन अभियान, जी हां, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध प्रवासियों के लिए खिलाफ अब सत्यापन अभियान के दौरान 175 लोगों की पहचान करने का दावा किया। तो देखिए, दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई जो है अपनी जारी रखी हुई है, और इस कार्रवाई के जरिए लगातार दिल्ली पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ ये कार्रवाई है, और दावा किया है कि 12 घंटे का सत्यापन अभियान शनिवार शाम 6 बजे बाहरी दिल्ली क्षेत्र में शुरू हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने वैध दस्तावेजों के बिना रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने की अपनी कोशिश जो है वो तेज कर दी है। इस बीच देखिए, इस पर भी राजनीति हो रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूर्वांचलियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें अवैध प्रवासी बताया जा रहा है, बांग्लादेशी प्रवासी बताया जा रहा है, और वोट काटने का काम हो रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि क्या इन्हीं अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बल पर ही आम आदमी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, और क्या पहले भी इनके बल पर ही दिल्ली में सरकार बनाई गई थी। बहरहाल फिलहाल दिल्ली पुलिस एक्शन में है,
और डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, सत्यापन किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि जो लोग गलत तरीके से बांग्लादेशी प्रवासी हैं, रिहाइश कर रहे हैं दिल्ली में, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके तहत लगातार जो है इनकी बस्तियों में दिल्ली पुलिस पहुंच रही है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं। और इस बीच देखिए ये भी दावा किया गया है कि 175 लोगों की पहचान की गई है और रविवार को बताया कि 12 घंटे का सत्यापन अभियान शनिवार शाम 6 बजे बाहरी दिल्ली क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो दिल्ली में गहमा गहमी की स्थिति अभी आप देखेंगे, सिर्फ योजनाओं की झड़ी ही नहीं लगेगी, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं होगा, बल्कि अपनी अपनी तरह से आप कुछ एक्शन भी देखेंगे। अब ये एक्शन दिल्ली पुलिस का है और दिल्ली पुलिस आती है केंद्र सरकार के अंडर में और केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। तो आम आदमी पार्टी जाहिर है इस बात को लेकर बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी का कहना है कि देखिए ये तो अच्छा काम है, अब इस काम की वजह से आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के मौजूदा दिल्ली सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। तो स्क्रीन पर भी आप हेडलाइन देख रहे हैं, फिलहाल काम ये चल रहा है और मुझे लगता है ये काम शायद बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से बांग्लादेशी प्रवासी दिल्ली में रह रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत बड़ा इशू है। आपको याद होगा मोनिका, जब एनआरसी का जिक्र आया था तब किस तरीके से साफ तौर पर तमाम लोग सड़कों पर उतर आए थे। हम दिल्ली का जिक्र करें तो शाहीन बाग आपने देखा था, लंबे अरसे तक शाहीन बाग ब्लॉक रहा था, प्रदर्शन होता रहा था, 2 से 3 महीने तक लोग अपनी जगह पर बने हुए थे। तो फिलहाल देखिए रोहिंग्याओं का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी इनको अंदर खाने से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये उनको अपना वोट बैंक मानते हैं। हालांकि आपको लगातार ये हम बता भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहती है तो हमने पहले से बसे हुए हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो फिलहाल देखिए अब कशमकश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये बिल्कुल सही है, जो अवैध होंगे उन पर कार्रवाई होगी, उनको वापस अपने देश जाना ही होगा। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार नए सिरे से। संभल की बात करेंगे। संभल चंदौसी खुदाई में 150 पुरानी 3 मंजिला बावड़ी और 4 कमरे मिले हैं। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस है, दैनिक भास्कर में भी छापी गई है खबर। संभल के चंदौसी में कुएं की खुदाई के दौरान सुरंग मिली है। 2 जेसीबी लगाकर प्राचीन बावड़ी कुएं की खुदाई शुरू की गई है। इस दौरान जमीन के नीचे प्राचीन इमारत भी निकली है, तहखाना होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले एएसआई की टीम ने सुबह कल्की मंदिर सर्वे किया। टीम ने गुंबद की तस्वीरें खींची, दीवारों पर नक्काशी के वीडियो बनाए। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित कृष्ण कूप यानी कुएं का भी सर्वे किया गया है। अब देखिए लगातार खुदाई का काम जो है वो जोर पकड़ रहा है। ठीक हमारे पीछे आपने वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से यहाँ पर खुदाई चल रही है। तमाम एएसआई के अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं और प्रशासन की मौजूदगी में वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। इस बीच जो तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें आपको बता दें कि प्राचीन बावड़ी थी और डीएम ने अब एएसआई के सर्वे के संकेत दे दिए हैं। इससे पहले भी एएसआई ने सर्वे किया हुआ है। तो 150 साल पुरानी बताई जा रही है तालाब के रूप में की रजिस्टर्ड ये था। अब आपको बता दें बावड़ी करीब 250 फीट गहरी है, 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में खुदाई के दौरान 150 साल पुरानी और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली बावड़ी मिली। ये बावड़ी है आपको बता दें 250 फीट गहरी। और चंदौसी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर ने बताया कि संभल में 13 दिसंबर को लगभग 46 साल से बंद भस्म शंकर मंदिर फिर से खुलने के बाद यहां खुदाई की जा रही है। और अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान संरचना का पता चला। मंदिर की बावड़ी के अंदर 2 क्षतिग्रस्त मूर्तियां मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार बावड़ी का निर्माण बिलारी के राजा ने नाना के शासनकाल के दौरान किया था। अनुमान के मुताबिक बावड़ी लगभग 125 से लेकर 150 साल पुरानी है। तो संभल के जीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि इस जगह पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है और अगर जरूरी हुआ तो एएसआई से अनुरोध किया जा सकता है। और ये जगह पहले तालाब के रूप में रजिस्टर्ड थी। बावड़ी के ऊपर मंदिर जो मंजिल है ईंटों से बनी हुई है। अच्छा आपको बता दें कि संभल के बाद बुलंदशहर का हम जिक्र करें। देखिए संभल हो गया, बनारस हो गया, अलीगढ़ हो गया। अब बुलंदशहर में भी आपको बता दें कि एक पुराना मंदिर बंद पड़ा हुआ मिला है। तो 1990 से ये बंद मंदिर है और प्रशासन ने सफाई करने की मांग की गई है। तो फिलहाल देखिए खुर्जा में रविवार को एक बंद पड़ा मंदिर मिला। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद
जाटा विकास मंच के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से मंदिर की मरम्मत कराने का अनुरोध किया है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि संभल में जिस तरीके से तमाम चीजें मिल रही हैं उस पर अभी एएसआई की नजर भी है। एएसआई लगातार इन तमाम अवशेषों को देख रही है, इन तमाम चीजों पर गौर कर रही है कि आखिरकार ये बावड़ी, ये मंदिर जो कि कई सालों से बंद थे, अंदर दफन थे, उनको खोदा जा रहा है और वापस से ये देखा जा रहा है कि ये कितने साल पुराने होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। मोनिका, बिल्कुल, तो देखिए अभी फिलहाल जो है लगातार सर्वे से लेकर चल रहा है और देखना होगा कि जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद डिटेल्स क्या कुछ सार्वजनिक की जाती है, उसके बाद सच्चाई कहीं जो है वो सामने आएगी। क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि जो सच है, जो पुराना इतिहास है, वो सामने आना चाहिए और सच का पता चलना चाहिए। बहरहाल इसे लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है और शुरुआत जिस तरह से आपको याद होगा संभल में जब हुई है, जामा मस्जिद को लेकर हुई है और उसके बाद वहाँ पर सर्वे हुआ है, अदालत ने सर्वे का आदेश दिया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराज़गी जाहिर की। तब से ये संभल पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और एक के बाद एक पुरानी चीज़ों का जिक्र यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है, जो कि इतिहास से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि अगर से पहले यहाँ की सच्चाई क्या थी। ये भी आपको बता दें कि देखिए एक समय था जब यहाँ पर अगर हम देखेंगे हिंदू पॉपुलेशन अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से जो हिंदू हैं मोस्टली उन्होंने पलायन किया, यहाँ से जाने के लिए मजबूर हुए और यहाँ पर मौजूदा वक्त में 77% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी ही रिहाइश करती है। हालांकि जिस तरह की चीज़ें लगातार हम देख रहे हैं सामने आ रही हैं, साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं, मुमकिन है कि अब जो हिंदू हैं और देखिए जिन्होंने यहाँ से पलायन कर लिया वो वापस आने में हाँ, और इंटरेस्टेड पुराने लोग जो हमें से हमारे रिपोर्टर्स भी पहुंचते हैं, तमाम अपडेट आपको देते हैं, तभी कहा गया कि जो लोग यहाँ पहले रहते थे वो लोग वापस से यहाँ पर आते हैं, अपने उस घरों को देखते हैं और कहते हैं देखिए यहाँ तो हम पूजा किया करते थे, जो कि 45 साल से बंद मंदिर था, आपको याद होगा। उसमें ये भी कहा कि देखिए हम तो यहाँ रहते थे। तो वो लोग ये बोलते थे कि देखिए उस वक्त माहौल ऐसा था कि हमको औने पौने दाम पे अपने घर बार को बेचना पड़ा और हमको यहाँ से पलायन करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, बात हैदराबाद की करेंगे। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़ हो गई है। देखिए सुरक्षा अब चाक चौबंद कर दी गई है और बढ़ा दिया गया है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए अल्लू अर्जुन के घर पे तोड़फोड़ की खबर। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर में चीजें तोड़ने के मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 को दिखाए जाने के दौरान भगदड़ मची थी। जान गंवारी महिला के लिए न्याय की मांग को लेकर उस्मानिया विश्वविद्यालय के ज्वाइंट एक्शन कमेटी का सदस्य होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह ने रविवार को अल्लू अर्जुन के घर में फूलों के गमले और अन्य चीजें तोड़ दी। कुछ प्रदर्शनकारी परिसर के दीवार पर चढ़ गए थे, घर के अंदर भी घुस गए, टमाटर फेंके, अल्लू अर्जुन के खिलाफ नारे लगाए और मृत महिला के परिवार के लिए 1 करोड़ आर्थिक सहायता की बात की गई है। तो देखिए आपको याद होगा अभी हाल ही में जिस तरह से पुष्पा 2 रिलीज हुई है, बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई ये फिल्म कर रही है, सक्सेसफुल हुई है पुष्पा की तरह जो ओरिजिनल्स की फिल्म थी। और उसके बाद देखिए अल्लू अर्जुन की फिल्म का प्रीमियर था, 4 दिसंबर को प्रीमियर था पुष्पा 2 का और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हुआ। एक महिला की मौत हो गई भगदड़ की सूरत में। हालांकि अल्लू अर्जुन की तरफ से बाकायदा महिला के परिवार को जो है आर्थिक मदद देने की बात कही गई थी। ये भी कहा गया था कि पुलिस के साथ भी मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। और अल्लू अर्जुन के समर्थन में भी बॉलीवुड के कई अभिनेता और फिल्म मेकर्स जो है वो सामने आए, जिनका कहना था कि अल्लू अर्जुन की इसमें कोई गलती नहीं थी, उनकी फिल्म थी, फिल्म का प्रीमियर था, वहाँ पर पहुँचे एकाएक। लेकिन जिस तरह से लोग उन्हें देखकर उत्साहित थे उसकी वजह से ये पूरा हादसा जो है पेश आया। यानी कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जो है ये प्रशासन की होती है, ये राज्य सरकार की होती है कि अगर कोई बड़ा सितारा वहाँ पर पहुँच रहा है तो क्या जगह है और वहाँ पर क्या कुछ जो है पहले से, क्योंकि इंटीमेट पहले से किया गया था कि अल्लू अर्जुन यहाँ पर आ सकते हैं, कास्ट फिल्म की यहाँ पर पहुँच सकती है, तो ऐसे में वो ज़रूरी इंतजामात होने चाहिए थे। बहरहाल लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अल्लू अर्जुन के आवास में तोड़फोड़ की है संडे को। इन लोगों का दावा है, देखिए उस्मानिया विश्वविद्यालय जॉइंट एक्शन कमेटी का सदस्य होने का दावा कर रहे हैं ये लोग और उनके घर के बाहर लगे गमलों को, दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया और अभिनेता के जाहिर तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अभिनेता के खिलाफ जो है नारे लगाए हैं, न्याय मांगा है। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको याद होगा दीपिका, जब प्रीमियर हुआ है फिल्म का और उसके बाद किसी भी तरह से महिला के परिजनों ने उस वक्त कोई शिकायत नहीं की थी। और अल्लू अर्जुन का भी कहना था कि मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ है, मैं 15-20 साल से लगातार काम कर रहा हूँ लेकिन कभी इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने नहीं आई है और अब चूंकि आई है तो मैं खुद परिवार वालों के साथ खड़ा हूँ और मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ख़राब लग रहा है। बिल्कुल। और जाहिर है एक अभिनेता फिल्म बना रहा है, वो फिल्म पे काम कर रहा है,
सिक्योरिटी इंश्योर करना ये काम उस एक्टर का नहीं होता, ये काम प्रशासन का होता है। बहरहाल 1 मिनट लगता है जनता को या किसी को हीरो बनाने में, और उसके बाद अर्श तक पहुंचाने में, और कुछ वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि उस वक्त मोनिका ये भी कहा गया था कि देखिए प्रीमियर में किस तरीके से ये लोगों के लिए थी। यहाँ पर जो आरोप लगा था, आपने देखा भी होगा, गिरफ्तारी अल्लू अर्जुन की हुई थी और कहा गया था कि आप अचानक से पहुँच गए हैं, आपने किसी को इस बारे में सूचना नहीं दी। अब अचानक से यदि मान लीजिए कोई एक्टर इतना बड़ा पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है मोनिका, भगदड़ मच जाएगी। तो थोड़ी सी जिम्मेवारी भी इन तमाम अभिनेताओं को समझनी भी पड़ती है। डिटेल्स मिली थी कि पुलिस की तरफ से कहा गया, लेकिन ऐसा इंटीमेशन था कि फिल्म की कास्ट यहाँ पर पहुंचने वाली, लेकिन लोग इतने बेसब्र हो जाते हैं कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाते। बहरहाल अब देखिए, अब इस पूरे मसले पर क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। चलिए अब बात करते हैं कड़कड़ाती ठंड की। जी हाँ, पहाड़ों पर यदि हम बात करते हैं तो पहाड़ों पर ठंड से अब झरने जो हैं वो जम रहे हैं, और इसका असर दिल्ली में आप साफ तौर पर पड़ रहा है। दिल्ली में बारिश के आसार आ रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, ठंड अब जमाने वाली सामने आ रही है। तो पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है, इसका असर मैदानी इलाकों में खूब देखने को मिल रहा है। और अगर आज सुबह तड़के की बात करें तो आज सुबह तड़के भी हल्की बूंदाबांदी दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी हुई है। जाहिर है मैदानी इलाकों में बर्फबारी का असर नजर आ रहा है। 3 दिनों से दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सर्द हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से मौसम में गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने सोमवार यानी आज दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी राज्यों में बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने दावा किया है कि बारिश के बाद इन राज्यों में गलन ठिठुरन बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के दिल्ली केंद्र से मिले इनपुट के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों में मिनिमम टेम्परेचर में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पारा शून्य से भी 11 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। और देखिए तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हैं -11 पॉइंट, यानी कि -11 डिग्री यहाँ पर चला गया है तापमान चमोली में। और यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इस बीच यदि हम श्रीनगर की तस्वीर दिखाते हैं, -4.6 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है। तो कड़ाके की ठंड के चलते उत्तराखंड के चमोली की नीति घाटी में नदी, नाले, झरने सब जम गए हैं, और इसके अलावा इन्हें देखकर पर्यटक बड़े ही रोमांचित हो रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो डल झील पूरी तरीके से जम चुकी है और इसका असर उत्तर भारत में दिखा। और इसके अलावा शीत लहर का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। हालांकि कहीं ना कहीं आपको बता दें, लगातार इसका असर जो होता है वो मैदानी एरिया में होता है। फिलहाल आपको बता दें, क्रिसमस से पहले शीत लहर के इस खबर को और डिटेल में अमर उजाला ने पीछे पेज पर छापा हुआ है। देखिए अब तस्वीर देखिए, यही कुछ तस्वीरें जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वीडियो के जरिए देख पा रहे हैं। जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ तक आप देख पाएंगे, वहाँ तक आपको ये समझ में आएगा सिर्फ और सिर्फ बर्फबारी ही है। तो पहाड़ों पर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो इसका असर यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर मोनिका बारिश के जो है वो आसार नजर आ रहे हैं। और यदि यहाँ पे बारिश हो गई तो आप समझ लीजिए कि मैदानी एरिया में किस हद तक ठंड बढ़ने वाली है। और बिल्कुल इसकी बानगी सुबह देखने को भी मिली है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिल्ली में हुई है, और जहाँ तक कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाके में भी कुछ बूंदाबांदी हुई है। तेज़ बारिश तो नहीं, लेकिन हाँ बूंदाबांदी हुई है। और अगर बारिश हो जाती है तो जाहिर है टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, और ज़्यादा कमी दर्ज की जाएगी और ठंड बढ़ेगी। हालांकि दिसंबर का महीना और ठंड इस वक्त 25 दिसंबर के आसपास का इलाका है, और हम देख रहे हैं जैसे हमेशा ठंड पड़ती है उतनी ठंड इस दफ़ा है नहीं। तो ऐसे में बहुत नेचुरल है और ऐसा होना भी चाहिए। और इस बीच देखिए पर्यटकों के बीच खासा उत्साह है, क्योंकि लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ी ट्रीट है। लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, नदी नाले भी जमने लगे हैं। अच्छा, ये देखिए हिमाचल का हम जिक्र कर रहे हैं, तो हिमाचल में जो पर्यटन स्थल हैं वो सैलानियों से गुलजार हैं। और इसके साथ साथ जो ट्रेनें होती हैं वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि शिमला आने वाली सभी ट्रेनें 12 जनवरी तक बिल्कुल पैक हो गई हैं। यानी कि शिमला मनाली जाने वाले जो लोग हैं उनका सिलसिला इस कदर बढ़ गया है। तो हिल्स क्वीन शिमला में क्रिसमस, विंटर कार्निवाल और न्यू ईयर मनाने की सैलानियों में इस कदर क्रेज़ हो गया है कि 12 जनवरी तक कालका से शिमला आने वाली सभी 6 ट्रेनें अभी से ही पैक होगी। इनकी रिजर्वेशन अब आपको नहीं मिल पाएगा, आप जाना चाहें तो जा नहीं पाएंगे। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। वहीं रेलवे की ओर से हाल ही में चलाई गई हॉलीडे स्पेशल ट्रेन भी पैक हो चुकी है। विश्व धरोहर कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक से भी रविवार को सैकड़ों की संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे हैं। तो क्रिसमस, नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना शुरू किया है। वीकेंड से शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी,
कुफरी, नारकंडा, कसौली जैसे सैलानियों से पैक हो गए हैं। तो देखिए खुशी की लहर तो है, लेकिन अब ठंड धीरे धीरे अपना असर मैदानी एरियाज में भी दिखाएगी ही। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, बात खेल की कर लेते हैं। भारत ने अपना नाम किया है अंडर 19 एशिया कप। नवभारत टाइम्स में इस खबर को इंपॉर्टेंस है, अमर उजाला में जनसत्ता में छापा गया है। तो फिलहाल देखिए आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। गोगंडी त्रिशा के शानदार अर्धशतक और बेहतरीन ऑलराउंडर गेंदबाजी की बदौलत भारतीय अंडर 19 टीम ने रविवार को कुआलालंपुर में बांग्लादेशी अंडर 19 को 41 रनों से हराकर पहला महिला अंडर 19 एशिया कप अपने नाम किया। बांग्लादेश की कप्तान सुमैया अख्तर ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया था और इस बीच न्योता दियांग गोंडारी त्रिशा ने 47 गेंदों पर 52 रन बनाए, 5 चौके 2 छक्के जड़े। उनको छोड़कर भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने में संघर्ष करना पड़ा। त्रिशा ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई सहयोग नहीं मिला। मिथिला विनोद ने 12 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्के की मदद से 17 रन नहीं बनाए होते तो भारत 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाता। तो फिलहाल देखिए तमाम अखबारों ने खबर को जगह दी और वाकई में ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने वाली खबर है। इस खबर को हम जगह दे रहे हैं। देखिए नवभारत टाइम्स भी दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर भी तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक अखबार दीपिका के पास भी है। टीम कितनी गौरवान्वित और जीत के बाद किस तरह से तस्वीरें क्लिक करवाते हुए। तो भारत ने रविवार को बांग्लादेश को 41 रन से हराकर पहली महिला अंडर 19 T20 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। सलामी बल्लेबाज त्रिशा ने 47 गेंद पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा 52 रन जो है वो बनाए हैं। 5 चौके और 2 छक्के इसमें शामिल रहे हैं और भारत ने पहले 7 विकेट पर 117 रन बनाए हैं। फिर बांग्लादेश को 18 ओवर 3 गेंद में 76 रन पर ढेर कर दिया है। तो ये हाइलाइट्स रही इस पूरे खेल की, इस टूर्नामेंट की। बिल्कुल देखिए बेटियां बनी अंडर 19 एशिया कप की चैंपियन और वाकई में ये बहुत उत्साह वाली खबर है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि 2 छक्के 1 चौकी की मदद से 17 रन नहीं बनाए थे होते तो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाते। चलिए अब चूंकि बात क्रिकेट की हो ही रही है तो अब हम बात करते हैं आगे चैंपियंस ट्रॉफी की। दी है आपको बता दें कि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय मैचों की मेजबानी की जाएगी। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। देखिए एक तरफ ये खबर दिखाने, अब हम बात करते हैं विमेंस की क्रिकेट की बात कर ली, अब मेन क्रिकेट की बात करें हैं। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का हम जिक्र करें। खबरों में आगे बढ़ते हुए चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं तो भारतीय मैचों की मेजबानी की जाएगी। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा और देखिए ये खबर अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इसमें किस तरीके से कहा गया था कि मेज़बानी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान करेगा और भारत कतई नहीं चाहता था कि ये जो तमाम मैचेस हैं वो पाकिस्तान के भीतर खेले जाए। फिलहाल देखिए अब आपको बता रहे हैं इस खबर की थोड़ी और डिटेल दे दें। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम दुबई में खेलेगी अपने मुकाबले और ये दीदी आपको बता रहे हैं अगले वर्ष या फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मुकाबले दुबई में ही खेले जाएंगे। अगर भारतीय टीम नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करती है तो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला यूएई में खेला जाएगा। सूत्रों ने बताया कि शनिवार रात को पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और यूएई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष शेख नहयान अल मुबारक के बीच हुई बैठक में दुबई को भारतीय टीम के मुकाबलों के लिए चुना गया है। आईसीसी ने गुरुवार को चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर गतिरोध समाप्त करते हुए हाइब्रिड मॉडल का आयोजन किया था। हाइब्रिड का मॉडल आपको याद ही होगा जब पाकिस्तान ने कहा था कि देखिए सभी यहाँ पे खेलने आ रहे हैं तो आप भारत को भी आमंत्रित कर सकते हैं और भारत को भी बुला सकते हैं, लेकिन भारत ने तल्ख लहजे में कह दिया था कि हम हाइब्रिड मॉडल को अपनाएंगे और हम नहीं खेलने जाएंगे। हमारे जितने भी मैचेस होंगे जो पाकिस्तान में हो रहे हैं वो तमाम मैचेस जो हैं वो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए दुबई या कहीं भी जहाँ भी पीसीबी चाहे, जहाँ भी बीसीसीआई चाहे। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किया जाएगा। जल्द ही चैंपियंस ट्रॉफी का कार्यक्रम जारी होगा। तो फिलहाल 9 से 10 मैच पाकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। अगर भारतीय टीम में फाइनल में नहीं पहुंचती तो फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। फिलहाल ये अब तय हो चुका है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं गाजा पर इजरायली हमलों में 5 बच्चे समेत 20 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है, द हिंदू में भी इस खबर को छापा गया है। तो फिलहाल देखिए हम आपको दिखाई दें तस्वीरें। गाजा पट्टी में रविवार को इजरायली हमलों में 5 बच्चों समेत कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली अधिकारियों ने कैथोलिक चर्च के पादरी कार्डिनल पियर बटिस्टा और पिज़्ज़ाबल्ला को गाजा में प्रवेश करने और क्षेत्र के ईसाई समुदाय के सदस्यों के साथ क्रिसमस पूर्व प्रार्थना सभा आयोजित करने की
अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा शहर में विस्थापितों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर हुए हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उनके वहां से शरण हमास आतंकवादियों को निशाना बनाया गया था। तो फिलहाल देखिए, वाकई में बहुत दुखद खबर है ये। दुखद खबर भी इसलिए हम कह रहे हैं, गाजा पर इजरायली हमलों के चलते जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं, देखिए काफ़ी लंबे अरसे से मिडल ईस्ट जो है वह इस तरह से जूझ रहा है। और बड़ी बात है कि इसका जो भुगतान होता है वो कहीं ना कहीं मासूम बच्चों को, उनके घर वालों को चुकाना पड़ता है। तो फिलहाल देखिए, ये लड़ाई हमास इजराइल की लड़ाई है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही वैसे वैसे स्थितियाँ और ख़राब होती जा रही हैं। तो फिलहाल हम आप तक ये खबर पहुँचा रहे हैं। देखिए, इस खबर को अलग तरीके से दैनिक भास्कर ने भी छापा है, ब्रीफिंग की एक्चुअली इसकी, और मोनिका भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही है। देखिए, एक बार कुछ इसकी लाइंस पढ़ भी देते हैं। गाजा पट्टी पर शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक हुए इजरायली हमलों में कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 5 बच्चे, जैसे कि अभी भी जिक्र हमने किया था, एक स्कूल पर हुए इजरायली हमले में 3 बच्चों समेत 8 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना के दावे का अगर जिक्र करें तो उसने हमास के ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। स्कूल में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। अल अस्का शहीद अस्पताल के मुताबिक दीर अल बलाह के मध्य शहर पर हुए हमले में 8 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 3 महिलाएं हैं, 2 बच्चे इनमें शामिल हैं। खान यूनिस में रविवार को हमले में फिलिस्तीनी दंपत्ति की मौत हुई है। इस बीच देखिए, बता दें कि इजराइल का पोप फ्रांसिस को जवाब है। आतंकियों का बच्चों को ढाल बनाना क्रूरता है, इसकी निंदा की गई है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने पोप फ्रांसिस की तरफ से गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों की क्रूरता बताए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने पोप को जवाब देते हुए कहा कि आतंकियों का बच्चों को ढाल बनाकर इजरायली बच्चों की हत्या करना भी क्रूरता है। और इस बीच ये बता दें कि यमन ने इजरायली शहर टेल अवीव पर एक रॉकेट दागा है जिसमें 16 लोग जख्मी हुए हैं। हूती विद्रोही हमास के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पर हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने एक बयान में कहा कि उन्होंने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो हिंसा का ये दौर जो है ये अभी भी बदस्तूर जारी है। और देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक भविष्य जो है वो दाव पर लग रहा है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और बताते वक्त भी बहुत दुख होता है कि इस तरह की स्थितियां वहां बनी हुई हैं। अभी भी सीरिया में तमाम चीज़ें, यूँ कह सकते हैं गाजा में और इजराइल में, ये तमाम चीज़ें अभी रुकने का नाम नहीं ले पा रही हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। बात करते हैं, अमेरिका ने ताइवान को 57 करोड़ डॉलर के हथियार बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। चीन और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो गहराता जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इसको डील को मंजूरी दे दी गई है। चीन सरकार ने अमेरिका की ओर से ताइवान को नई सैन्य बिक्री और सहयोग के विरोध का ऐलान किया है। और चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो आग से खेल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने शनिवार को रक्षा से जुड़े उपकरणों और सेवाओं के साथ साथ ताइवान के लिए सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 57 करोड़ 10 लाख डॉलर तक के प्रावधान को मंजूरी दी है। चीन की धमकी कई मायनों में अहम मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका लगातार एशिया में चीन के विरोधियों से संबंध बढ़ा रहा है। चीन उसके मामलों में दखल देने को लेकर कई बार अमेरिका को चेता चुका है। अमेरिका के इस कदम के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सैन्य बिक्री के लिए 29 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी गई है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, ताइवान को वो रक्षा उपकरण मुहैया करा रहा है, हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है, तो जाहिर है चीन बौखलाएगा, क्योंकि चीन ताइवान पर हमेशा अपना जोर दिखाता रहा है और ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। और देखिए, ताइवान हमेशा से अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है और कहता है कि देखिए, हम चीन के साथ नहीं हैं और यही एक बड़ी वजह है कि अब जो तनाव की स्थिति है वो बनेगी। अमेरिका ने ताइवान को 57 करोड़ डॉलर के हथियार बिक्री को मंजूरी दी, जिससे चीन बौखला गया। देखिए, अमेरिका और चीन के संबंध जो हैं वो पहले से ही अच्छे नहीं हैं। हालांकि बीच बीच में ऐसा लगता है कि संबंधों में सुधार आएगा, लेकिन जब ताइवान का जिक्र आता है तो आपको याद होगा, जब भी ताइवान का जिक्र आ जाएगा चीन बौखला जाता है, क्योंकि ताइवान को चीन अपना खुद का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान कहता है कि यहाँ पर हमारी अलग संप्रभुता है, हमारा अलग देश है, हमारा चीन से कोई वास्ता नहीं है। तो ताइवान ने धन्यवाद दिया। चीन बोला, आग से खेल रहा अमेरिका
खुद जल जाएगा तो चीन को परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं रोक पाएगा अमेरिका। अमेरिका को 2 बड़ी संस्थाओं की तरफ से हालिया अध्ययन में दावा किया गया कि भले ही वॉशिंगटन अपने परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा हो, लेकिन ताइवान के साथ युद्ध की स्थिति में वो चीन को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पे शायद नहीं रोक पाएगा। और इस बीच ताइपे टाइम्स के अनुसार सेंटर फॉर द स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निष्कर्ष शुक्रवार को प्रकाशित हुआ है। तो फिलहाल देखिए, लाल रेखा पार न करे ताइवान, ये कहा गया। चीन विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिका से ताइवान को हथियार देना बंद करना, ताइवान जल डमरू मध्य में शांति स्थिरता को कमजोर करने वाले खतरनाक कदम को रोकने की अपील की है। तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता रक्षा के लिए हर जरूरी उपाय करेगा और ताइवान को लाल रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखिए, अब चीन जो है वो डर गया, क्योंकि ताइवान को बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा, बहुत एक कमज़ोर क्षेत्र मानता था, कहता ये मेरा हिस्सा लेकिन कमज़ोर है। लेकिन ताइवान धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करता जा रहा है और यही बात जो है चीन को नागवार गुजर रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान के लिए $57.3 करोड़ के हथियार बिक्री सैन्य प्रशिक्षण पैकेज को मंजूरी दे दी। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो और घबरा गया है। तो फिलहाल देखिए, चीन रोजाना ही ताइवान की सीमा के नजदीक उसके आसपास अपने टोही व सैन्य विमानों को भेज जाता है। यानी कि चीन अपने विमानों को, अपने कह सकते हैं कि सैनिकों को ताइवान के क्षेत्र में भेजता रहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि ताइवान जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, जाहिर सी बात है। और ये एक बड़ी वजह है कि जब हथियारों की सप्लाई अमेरिका ने ताइवान को की, इससे चाइना को बहुत दिक्कतें आ गई। चाइना कह रही देखिए आप तो आग के साथ खेल रहे हैं। तो देखिए, चीन, अमेरिका और अगर हम रशिया का जिक्र करें तो इनके आपस के संबंध सभी वाकिफ हैं। बहरहाल फिलहाल चीन और अमेरिका में तल्खी की बड़ी वजह एक बार फिर से ताइवान है, क्योंकि लगातार अमेरिका उसको समर्थन दे रहा है। अब अमेरिका जैसा देश अगर समर्थन देगा तो जाहिर है चीन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इनसिक्योर होगा कि कहीं ताइवान जो है स्ट्रॉन्ग पहले से ज़्यादा ना हो जाए। बहरहाल आज के शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ और हमें फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।